तो वीडियो स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था कि सुबह हो गया होता है। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। खुद से कह रहा था कि डैम इट, लोग क्योंकि ये औरत बहुत ज्यादा रुतलेस है। वो मुझे कल पूरी रात खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया और मैंने कल पूरी रात कल्टीवेट किया है और मेरा कल्टीवेशन 7 स्टार ब्लैक वॉरियर पे पहुंच चुका है। अभी भी 1 स्टार अपडेट होगा पर अभी भी मेरा कल्टीवेशन का स्पीड फास्ट नहीं है। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। होस्ट अगर कल्टीवेट करना चाहता है तो एविडेंट ओरा प्लेस पे चूज कर सकते हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद निंगटन खुद ही खुद से कह रहा होता है कि एब्यूडेंट ओरा मेरे मेमोरी के हिसाब से मुझे इस तरह की एक जगह के बारे में पता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह को दिखाता है। वहीं पे हम एक बहुत ही बड़े क्रिस्टल को देखते हैं और उसी क्रिस्टल से बहुत ही पावरफुल ओरा रिलीज हो रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि इस जगह का नाम है प्राइमरी कल्टिवेशन ग्राउंड और हेबिलिटी वन सेट के जितने भी ओरा है वो सब कुछ इस जगह पे आके इकट्ठा होता है। और हेबिलिटी वन सेट के जो स्पेशल डिसाइपल होता है वो अपनी कल्टिवेशन को स्पीड अप करने के लिए इस जगह पे आके कल्टिवेट करता है। तभी हम देखते हैं कि उसी जगह पे निंगत्यांग आ गया होता है और वो अपना कल्टिवेट कर रहा होता है। और निंगत्यांग को यहाँ पे देखने के बाद बाकी जितने सारे डिसाइपल थे वो सब अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि अरे देख देख ये तो एम्प्रेस का हस्बैंड है ना। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि एकदम सही कहा, वो करंटली सेट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर पर्सन है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि हर कोई कहता था ना कि वो एक ट्रेस है, एक कचरा है, पर सभी देखो वो कितना जल्दी से ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा है। वही पे एक चौथा बंदा कह रहा होता है कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से वो तो एक कल्टीवेशन जीनियस है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखा होता है जो सभी की बातों को सुन तो रहा है पर टोटली इग्नोर कर रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि इस प्राइमरी कल्टीवेशन ग्राउंड का जो ओरा है वो इतना ज्यादा प्योर है और वो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। पर अचानक से निंगत्यांग थोड़ा उदास हो गया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि पर फिर भी मेरे लिए ये ओरा काफी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद में दूसरी तरफ सभी डिसाइपल को दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है कि ये काफी नहीं है। वही पे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि उसके सर के अंदर ओरा स्लोली एंटर कर रहा है। पर तभी हम निंगत्यांग को देखते हैं जो अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पास समय आ चुका है मेरे 10 फोल्ड कल्टीवेशन पावर को रिलीज करने का। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि 10 फोल्ड ओरा ऑब्जर्वेशन फुल एक्टिवेट। और वही निंगत्यांग के 10 फोल्ड कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करने के बाद ही वहीं पे दिखा आता है कि जमीन हिलने लगता है। ये देखने के बाद अभी जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी पैनिक हो गया होता है। वहीं पे बंदा कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या ये अर्थक्वेक है। और वहीं पे हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो निंगत्यांग की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि नहीं नहीं ये अर्थक्वेक नहीं है, ये सब कुछ उसके कारण हो रहा है। वो अकेला ही कल्टीवेशन ग्राउंड के पूरे ओरा को एब्जॉर्ब कर रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि निंगत्यांग को वहीं पे जितने सारे ओरा है उसके सर के अंदर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है अपने कुछ डिसाइपल को शॉक किया है और रिवार्ड के तौर पे ब्लैक रैंक मूवमेंट टेक्निक मिलता है। नाम है वाटर ड्रैगन स्टेप। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है आप अभी वाटर ड्रैगन स्टेप को 10 फोल्ड स्पीड के साथ कल्टीवेट कर रहे हैं। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है वाटर ड्रैगन स्टेप सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया गया है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन में कह रहा होता है कि वाटर ड्रैगन स्टेप सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये मूवमेंट टेक्निक की वजह से मेरे एंट्री और एग्जिट पे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं जो अपने जगह से उठ गया होता है। मन में कह रहा होता है कि अब तो मैं मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑरा स्टोर कर लिया है पर फिर भी अच्छी स्किल के बिना मेरा स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होगा। फिर वो एक लड़की के पास आता है। उसके बाद वो कह रहा होता है कि हेलो, सेट के जितने सारे टेक्निक है वो सभी कहाँ पे रखा गया है, उसका कहाँ लोकेशन है। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है कि पेट्रियट वो सभी टेक्निक स्क्रिप्चर पेविलियन पे है और वो आज ही ओपन होने वाला है। और उस लड़की की बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखा आता है जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है और वो रुक जाता है। फिर वो कह रहा था कि अरे रुक जाओ, तुमने अभी क्या कहा मुझे, पेट्रियट। वहीं पे निंगत्यांग मन में कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ, मैं भी 20 साल का हूँ, मैं किसी का पेट्रियट कैसे बन सकता हूँ। और तभी उस समय दिखा आता है निंगत्यांग के सामने रहे उस लड़की को जो अजीब सा हरकतें कर रही होती है। फिर वो लड़की कह रही होती है कि सेट के रूल के हिसाब से जो भी एम्प्रेस से शादी करेगा उसे हम पेट्रियट करके बुलाएंगे। निंगत्यांग कह रहा होता है कि पेट्रियट ये साउंड सुनने में बहुत ज्यादा ओड लग रहा है, तो मेरे हिसाब से सीनियर ब्रदर ये सुनने में अच्छा है ना। और निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद में उस लड़की को दिखा दिए पता नहीं क्या नासा चढ़ गई होती है, अजीब सा हरकतें करने लगती है, अजीब सा आवाज करने लगती है। और वही दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है जो वहां से जाते हुए सभी को कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे कल्टीवेट करके तुम सभी की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और वही दूसरी तरफ सभी डिसाइपल को दिखाता है जो सभी घुटनों के बल बैठ गया होता है। वो सब एक साथ कह रहा होता है कि अभी जितने सारे ओरा था वो सब कुछ आपने ऑब्जर्व कर लिया है, आगे हम कैसे ट्रेनिंग करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवनली डेमन सेट के स्क्रिप्चर पेविलियन को दिखाता है। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। अचानक से एक लाइन पे आके खड़ा होता है फिर एक बंदे को कह रहा होता है क्या आप सभी स्क्रिप्चर पेविलियन पे एंटर करने वाले हैं, अगर इस तरह से लाइन पे खड़ा होते हैं तो महीना सालों लग जाएगा एंटर करने में। निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद एक बंदे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि स्क्रिप्चर पेविलियन पे जो भी टेक्निक है वो सब कुछ हेवनली डेमन सेट के सक्सेसफुल लीडर सुप्रीम एल्डर वो सभी टेक्निक को ढूंढने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद इकट्ठा किया है, तो इतने दिन इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी ना समय दिखा था कि निंगत्यांग के सामने जो दोनों बंदे रहते हैं वो निंगत्यांग को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो दोनों एक साथ कह रहे थे कि पेट्रियट। और निंगत्यांग को यहाँ पे देखने के बाद जितने सारे फीमेल डिसाइपल थे वो सभी निंगत्यांग को घेर लिया होता है।
वो सब एक साथ कह रही होती कि अरे ये तो सच में वही है, अरे सच में पेट्रिया है, वो कितना ज्यादा हैंडसम है, हमें तो तरह मेल डिसाइपल को दिखाते हैं। वो सभी भी सौ हो गया होता है। वही पे एक बंदा कह रहा था कि सच में वो बंदा बहुत ज्यादा चार्मिंग है, वो सिर्फ ना ही एम्प्रेस से शादी किया है, या तक कि जितने सारे फीमेल डिसाइपल है वो सभी के दिल को जीत लिया है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, अगर मुझे उसके चार्म के 1% भी मुझे मिल जाता तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता। और तभी ना समझ दिख रहा था कि वही पे कोई आ जाता है, फिर वो कह रहा होता है कि स्क्रिप्चर पेविलियन के सामने इतना ज्यादा नॉइस क्यों हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है? फिर हमें बताया जाता है कि इस बुड्ढे का क्या आइडेंटिटी है। वो हेबिलिटी वन सेट का एल्डर गुवियन है, और एल्डर गुवियन को यहाँ पे देखने के बाद जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी अपने अपने जगह पे चला गया होता है। वही एक डिसाइपल कह रहा होता है कि डैम इट, ये तो एल्डर गुवियन है। वही एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे हमें पता है कि वो ओल्ड फैशन है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और उसे स्क्रिप्चर पेविलियन पे इसलिए भेजा गया है क्योंकि वो इम्प्रेस का विरोध किया था। वही एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वो अगर किसी की तरह स्कैरी नजरों से देखता है तो उसका ओपोनेंट बर्बाद हो जाता है। और तभी ना समय एल्डर गुवियन को दिखा आता है जो निंगथैंग के सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि गुवियन पेट्रियस को ग्रीट करता है, और सामने का ये नजर को देने के बाद हमें दूसरा सभी डिसाइपल को दिखा आती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। वही पे एक लड़की कह रही होती है कि क्या उसे कोई एबिस स्प्लिट ने फोकस करके रखा है, मैं ये पहली बार देख रही हूँ कि वो किसी के ऊपर इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है कि पेट्रियस अभी तो बहुत ज्यादा फेमस है और उसका जो स्ट्रेंथ है अनफिटेबल है, तो ये नॉर्मल है कि एल्डर गुवियन पेट्रियस को देख के इंप्रेस हो गया है। तभी हम एल्डर गुवियन को देखते हैं जो निंगथैंग को एक पेंडेंट देते हुए कह रहा होता है कि क्या पेट्रियस स्क्रिप्चर पेविलियन पे जा रहे हैं, ये स्क्रिप्चर पेविलियन के हर एक फ्लोर का की है, तो पेट्रियस आप जो चाहे स्क्रिप्चर पेविलियन के अंदर वही देख सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगथैंग को दिखाता है जो एक छोटा सा स्माइल करता है, फिर वो मन मन में कह रहा होता है कि वो स्ट्रिक्ट कैसे हो सकता है, वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। फिर उसके बाद निंगथैंग एल्डर गुवियन को कह रहा होता है कि क्या मुझे सिर्फ इस एंशिएंट प्लेट को होल्ड करके रखना है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर गुवियन कह रहा होता है कि हाँ, और आप स्क्रिप्चर पेविलियन के जितना ऊपर जाएंगे उतना ही आपको हाई लेवल का स्किल मिलेगा, और आप जितना हाई पे जाएंगे उतना ही आपको हाई स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगा। तो पेट्रियस, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन सी फ्लोर पे जाने वाले हैं? पर हमें दिखा था कि वहाँ पे निंगथैंग गायब हो जाता है। ये देने के बाद एल्डर गुवियन कह रहा होता है कि पेट्रियस, भाई दूसरी तरफ हमें निंगथैंग को दिखा आता है जो स्क्रिप्चर पेविलियन के अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि जरूर मैं 5th फ्लोर पे जाने वाला हूँ। उसके बाद हम निंगथैंग को देखते हैं जो 5th फ्लोर के अंदर एंटर कर गया होता है, और सामने का नजर को देने के बाद हमें सभी डिसाइपल उसके साथ ही साथ हमें एल्डर गुवियन को दिखाता है, वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई एक डिसाइपल कह रहा होता है अरे पेट्रियस ने तो 5th फ्लोर पे एंटर किया है, ये तक कि हेबिलिटी वन सेट के जो आउटस्टैंडिंग डिसाइपल होता है वो सिर्फ 4th फ्लोर तक एंटर कर पाया है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि एम्प्रेस, ग्रेट एल्डर और सुप्रीम एल्डर के बिना 5th फ्लोर के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर पाया है ना। और भाई उस सभी डिसाइपल के पीछे हमें एल्डर गुवियन को दिखा आता है जो मनी मन में कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा वो पेट्रियस बनने का ओढ़ती है, वो अपने कुछ ही शब्द के वजह से जो सभी का दांव हाथ को तोड़ दिया है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो कल्टीवेशन टैलेंट है अनफिटेबल है। तभी सेंसिटिव होता है निंगथैंग को दिखाता है जो 5th फ्लोर के अंदर एंटर करता है। मनी मन में कह रहा होता है कि अभी मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑरा स्टोर है, तो मैं नेचुरली सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्निक को चूज करूंगा। तभी हम निंगथैंग को देखते हैं जो 5th फ्लोर पे एंटर करने के बाद ही सिस्टम के वहां से वो ऑटोमेटिकली जान जाता है कि 5th फ्लोर के अंदर क्या क्या टेक्निक है। मनी मन में कह रहा होता है कि ब्लैक रैंक टेक्निक, स्टार एब्जॉर्प्शन स्किल, एलिमेंट्री अर्थ रैंक टेक्निक, थंडरबोल्ट टेक्निक, एप्रोप्रिएट स्किल, जिस स्किल के वजह से मार्डियन ओपन होता है और शरीर के हर एक कोने के अंदर ऑरा बहने लगता है। उसके बाद निंगथैंग खुद ही खुद से कह रहा होता है कि जितना ज्यादा स्पेशल वेन होगा उतना ही फास्ट ऑरा शरीर के हर एक कोने में बेहतर रहेगा और स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। और अभी मेरे शरीर के अंदर बहुत ही हाई अमाउंट का ऑरा है, तो नेचर सी बात है मैं बेस्ट टेक्निक चूज करूंगा। पर फिर भी इतने सारे ऑरा की वजह से मेरे शरीर के अंदर कुछ ही स्पिरिचुअल वेन ओपन होगा, पर ये भी काफी है। और तभी ना दिखा था कि निंगथैंग के सामने एक स्क्रॉल ग्रो कर रहा होता है। उसके बाद वो उस टेक्निक को अपने हाथ पे लेता है, फिर वो कह रहा होता है कि एडवांस अर्थ रैंक डेमन किंग टेक्निक। फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और उस स्क्रॉल को ओपन कर लेता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा था कि मुझे यही चाहिए। फिर उसके बाद निंगथैंग कह रहा होता है कि 10-fold कॉम्प्रोमाइजन। फिर वो उस टेक्निक को लर्न करने लगता है, और वही पे हम देखते हैं कि निंगथैंग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, आप डेमन किंग टेक्निक को 10-fold कॉम्प्रोमाइजन के वजह से लर्न कर रहे हैं। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, होस्ट अभी आप डेमन किंग टेक्निक को लर्न कर रहे हैं, आप एलिमेंट्री लेवल पे पहुंच चुके हैं। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है, होस्ट का डेमन किंग टेक्निक कॉम्प्रोमाइजन लेवल इंक्रीज हुआ है। ऐसे करके हम देखते हैं कि निंगथैंग के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आते रहता है। उसके बाद निंगथैंग के सिस्टम से एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने डेमन किंग टेक्निक को फुल्ली लर्न कर लिया है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन आने के बाद हमें दिखाता है कि निंगथैंग के पूरे शरीर के अंदर ब्लू कलर का ऑरा घूम रहा होता है, और वो सभी ऑरा निंगथैंग के फोरहेड के अंदर जमा होता है। फिर अचानक से वो ऑरा पूरी जगह पे फैल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्क्रिप्चर पेविलियन के बाहर का सीन दिखाता है। वही निंगथैंग के पावरफुल ऑरा की वजह से वो पूरी जगह कांपने लगता है, और ये सिचुएशन को देखने के बाद जितने सारे डिसाइपल थे वो उसमें शॉक में रहता है। भाई एक
बंदा कह रहा था कि ये क्या हो रहा है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि पेट्रियट ने बहुत ही अमेजिंग टेक्निक ढूंढ लिया है। भाई वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि उस टेक्निक को वो कितना ज्यादा लर्न करने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें निंगथियांग को दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि एल्डर गुयान ने साउंड ट्रांसफॉर्मेशन तलिस्मान की वजह से कह रहा होता है कि पेट्रियार्च, और वहीं पे निंगथियांग कह रहा था कि हाँ क्या हुआ है। वहीं पे निंगथियांग मनी मन में कह रहा होता है कि साउंड ट्रांसफॉर्मेशन तलिस्मान। वहीं पे हम एल्डर गुयान को देखते हैं जो निंगथियांग को कह रहा होता है कि स्क्रिप्चर पेविलियन के रूल के हिसाब से बाहर के लोग अंदर के लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। तो पेट्रियार्च अचानक से यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ, तो मैं चिंता कर रहा था कि आप कोई भी प्रॉब्लम एनकाउंटर किया है। निंगथियांग रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मेरे कुछ स्पेशल वेन ओपन हुआ है। एल्डर गुयन कह रहा होता है कि पेट्रियट आप ज्यादा डिप्रेस मत हुई। यूजुअली अगर आप 10 से ज्यादा स्पेशल वेन ओपन होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। निंगथियांग कह रहा होता है कि मेरे पास अभी हाफ ओरा बचा हुआ है, पर फिर भी मेरे पास सिर्फ 100 ही ओपन हुआ है। और निंगथियांग की बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर गुयन को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि डेमन किंग टेक्निक के 100 वेन ही लिमिट होता है और सिर्फ हेबिलिटी जीनियस इस तरह के रिजल्ट को अचीव कर सकता है। और यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट ही हुआ है पर अपने स्किल को पूरा लर्न कर लिया। सच में आपका जो टैलेंट है वो मॉन्स्टर्स है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें निंगथियांग को दिखाता है उसी के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, आपने एल्डर गुयान को शॉक किया है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक गॉड रैंक टेक्निक मिलता है। स्किल का नाम गॉड रिकॉर्ड, और इस टेक्निक को यूज करने के बाद अपने गॉडली फिजिक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद मैंने निंगथियांग को दिखाता है जो कह रहा होता है कि गॉडली फिजिक्स इंटरेस्टिंग। फिर वो उस गॉडली रिकॉर्ड को अपने हाथ पे लेने जाता है। मनी मन में कह रहा होता है ये मार्शल आर्ट की दुनिया लो से हाई तक 5 कैटेगरी से डिवाइडेड है, येलो, ब्लैक, अर्थ, हेवन, गॉड। और ये गॉड रिकॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड रैंक स्किल है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि सिस्टम गॉड रिकॉर्ड कल्टीवेट। भाई पे निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है 10 फोल्ड कॉम्प्रोमाइजन गॉड रिकॉर्ड। फिर निंगथियांग अपने कल्टीवेट करने लगता है, उसके सर के अंदर गोल्डन कलर का ओरा इधर उधर घूम रहा होता है। ये देखने के बाद निंगथियांग मनी मन में कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं ओरा एब्जॉर्ब कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पर अचानक से निंगथियांग को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। दर्द में चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्दफुल है। अनएक्सपेक्टेडली ये गॉड रैंक स्किल को कल्टीवेट करने की वजह से मेरे प्रीवियस जितने सारे स्पिरिचुअल वेन डेवलप हुआ था वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे शरीर के अंदर जितने सारे हड्डियां हैं वो टूटने के बाद वो फिर से रिबिल्ड हो रहा है। वही पे हम देखते हैं कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने गॉड रिकॉर्ड के 30% लर्न कर लिया है और आपने एक माइनर सक्सेस अचीव किया है, आपके गॉडली फिजिक्स को एक्टिवेट किया जा रहा है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, अब होस्ट की स्पिरिचुअल वेन ओपन होगा। तभी हम देखते हैं कि निंगथियांग के पूरा शरीर ग्लो करने लगता है, गोल्डन कलर के ओरा घूम रहा होता है। तभी निंगथियांग मनी मन में कह रहा होता है कि या था कि गॉडली रिकॉर्ड को लर्न करने के लिए मैंने 10 फोल्ड कॉम्प्रोमाइजन स्किल को एक्टिवेट कर लिया है, पर फिर भी मैंने सिर्फ 30% लर्न कर पाया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये गॉड रैंक स्किल की वजह से मेरे कितने सारे स्पिरिचुअल वेन ओपन हुआ है। फिर वो अपने गोल्डन ओरा को रिलीज करने लगता है। तभी सेंसिटिव होता है, हमें स्क्रिप्चर पेविलियन के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि पूरा स्क्रिप्चर पेविलियन गोल्डन के ओरा से भर गया होता है। ये देखकर वहीं पे डिसेबल कह रहा था कि एल्डर ये क्या हो रहा है। वहीं पे मैं एल्डर गुयान को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। फिर वो अपने कांपते हुए कह रहा होता है कि ये तो स्पिरिचुअल सी है। जब आप कल्टीवेट कर रहे हैं और आपके शरीर के अंदर नदियों की धारा की तरह ओरा बहते जा रहा है, उस समय जितना ज्यादा ओरा रहेगा उतना ही ज्यादा कल्टीवेट करने के लिए बेनिफिशियल होगा। क्या सच में पेट्रियट के पास इस तरह के हाई कल्टीवेशन टैलेंट है। तो वैसे शिफ्ट होता है, हमें निंगथियांग को दिखाता है जो अपना कल्टीवेट कर रहा होता है, पर अचानक से उसके शरीर के अंदर से एक गोल्डन कलर का ओरा छत तोड़ते हुए ऊपर चला जाता है। उसके बाद ही बीम के साथ ही साथ में निंगथियांग को दिखाता है वो हवा में चला जाता है और वो हवा में ही कल्टीवेट कर रहा होता है। और वहीं पे आसपास जितने सारे ओरा था वो सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखने के बाद जितने सारे डिसाइबल थे वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि अरे देखो देखो पेट्रियट का स्पिरिचुअल सी आसमान को छू रहा है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या पेट्रियट हेवी डिमन सेट के सारे ओरा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। या तक क्या मैं एल्डर गुयान को दिखाता है, वो भी शॉक हो गया होता है। वो शॉक के मारे उसके सर से पसीना आ रहा होता है। काप्तान में कह रहा होता है कि इतनी कम उम्र में वो इतना ज्यादा ओरा प्रोसेस करके रखा है, सच में बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल है, बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। और तो ना समय दिखाया था कि भाई पे एक बुड्ढा आ गया होता है, पर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। वो कौन है जो मेरे सेट के ओरा को एब्जॉर्ब करने का कोशिश कर रहा है। और उस बुड्ढा को यहाँ पे देखने का भाई जितने सारे डिसाइबल थे वो सब बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो सुप्रीम एल्डर है, वो क्या सिलेक्शन से बाहर आ गया। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि सुप्रीम एल्डर जरूर इमॉर्टल एम्पायर पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वहीं पे दूसरा उस बुड्ढे को दिखा है जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। फिर हमें बताया जाए कि उसका आइडेंटिटी क्या है, हेबिलिटी वन सेट के सुप्रीम एल्डर। फिर हमें दिखाया था कि सुप्रीम एल्डर के प्रेजेंस की वजह से वहीं पे जितने सारे डिसेबल थे वो सभी घुटनों के बल बैठ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि हम सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करते हैं। और वही दूसरी तरफ हम एल्डर गुयान को दिखाते हैं जो ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन सुप्रीम एल्डर इमॉर्टल एम्पायर पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। अब तो हमारे पास आप और एम्प्रेस दोनों इमॉर्टल एम्पायर के पावर हाउस है, अब कोई भी हमारे सेट को बुली नहीं कर सकता है। सुप्रीम एल्डर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ब्रेक थ्रू अजी घंटा, अगर कोई इस तरह से ओरा को एब्जॉर्ब करते
रहता है तो मैं ब्रेक थ्रू कैसे करूंगा? और वैसे कौन है जो इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है? ये बातें को सुनने के बाद एल्डर गुयन कह रहा होता है कि सुप्रीम एल्डर ऑफ सिलेक्शन की वजह से बहुत सालों से यहाँ पे नहीं है, तो आपको पता नहीं है ये जो अजीब सा फिनोमेना हो रहा है ये एम्प्रेस का हस्बैंड पेट्रियज की वजह से। और ये बातों को सुनने के बाद हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि क्या वो लड़की लू किंग क्यों शादी कर लिया है? उसका हस्बैंड कौन है? क्या वो कोई डिवाइन प्लेस एम्परर है या फिर होली मिस्ट लॉर्ड? एल्डर गुयन कह रहा था कि नहीं उनमें से कोई भी नहीं है, वो हमारे सेट के एक डिसाइपल है। ये बातों को सुनने के बाद हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाता है, वो और भी ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि क्या एक मेयर डिसेबल क्या उसके औरती हो सकता है? एक इमोर्टल एम्परर के कल्टिवेटर एक ऑर्डिनरी डिसेबल से शादी कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है, ये टोटली सेट का बर्बादी है। और तभी ना समझ में आती है कि उस जगह पे एम्प्रेस लू आ जाती है और वो अब सभी के ऊपर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर देती हुई कह रही होती है कि जरूर वो मेरी औरती है। और भाई एम्प्रेस लू के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से वे पे जितने सारे डिसेबल थे वो सभी घुटनों के बल बैठ गया होता है। तभी हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो एम्प्रेस लू को कह रहा होता है कि तुम रूथलेस लड़की, जितने सारे रित्रिया सेट है वो सभी हमारे सेट के ऊपर नजर है, कभी भी अटैक कर सकता है। और अगर तुम्हें शादी करने का मन है तो एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड ढूंढना चाहिए था। एक मेयर डिसेबल को शादी करने के लिए तुम एफर्ट कैसे कर सकते हो? ये बातें को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस को दिखा आती है जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि सुप्रीम एल्डर आप जो भी कह रहे हैं उस बात के बाद ध्यान दीजिए, और मैं ऑलरेडी एक एम्प्रेस बन गई हूँ, तो इसलिए मेरे पर्सनल अफेयर को लेकर चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। और वही एम्प्रेस लो के सीरियसनेस को देखने के बाद हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाता है जो थोड़ा डरा हुआ रहता है। फिर वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है एम्प्रेस, और सामने का ये नजर को देखने के बाद जितने सारे डिसेबल थे वो सभी डरा हुआ रहता है। वही भी मैं एक डिसेबल को देखते हैं जो एल्डर गुयन के कान में आके कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि पेट्रियज के कारण एम्प्रेस सुप्रीम एल्डर को बीमार से नहीं दिखाएगी। मैं पे एल्डर गुयन कह रहा था कि यार चुप हो जा, मरना है क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ निंगथियांग को दिखाता है जो अपना कल्टीवेट कर रहा होता है। अचानक से उसके आसपास थंडर ड्रैगन घूम रहा होता है। ये देखने के बाद हमें दूसरी तरफ एक डिसेबल को दिखाता है जो कह रहा था कि ये तो होली थंडर ट्रिब्यूलेशन है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि पेट्रियज ने अभी भी एक नया स्किल को लेकर कल्टीवेट कर रहा था ना। वही पे ये बातें को सुनने के बाद हमें एल्डर गुयन को दिखाता है जो कह रहा था कि पर ये फिर थंडर ट्रिब्यूलेशन कैसे हो सकता है? और वही पे हम देखते हैं कि बहुत ही हाई अमाउंट का थंडर निंगथियांग के ऊपर गिरने लगता है। ये देखने के बाद वही पे सुप्रीम एल्डर कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये थंडर ट्रिब्यूलेशन नहीं है, बल्कि ये थंडर ड्रैगन फॉर्मेशन है जो उसके स्पिरिचुअल सी के आसपास घूम रहा है, और वो उसी को यूज करके अपने स्पिरिचुअल वेन को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर गुयन को दिखाता है जो शौक होते कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने कभी नहीं सुना है कि ट्रिब्यूलेशन को यूज करके स्पिरिचुअल वेन ओपन किया जाता है। यहाँ तक कि हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाता है वो भी शौक हो गया होता है निंगथियांग की ये सब हरकतों को देखने के बाद। वो एम्प्रेस लू को कह रहा होता है कि रूथलेस लड़की, क्या तुम्हारे हस्बैंड सच में ऑर्डिनरी डिसाइपल है? उसके ये टैलेंट की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि वो जरूर एक दिन एम्परर रिलम पे पहुंच जाएगा। और वही सुप्रीम एल्डर के साइड पे रहे में एम्प्रेस लू को दिखाती है जो खुश रहती है, एक छोटे से स्माइल करती है, मनी मन में कह रही होती है वो उस क्लैमिटी को यूज करने के बाद अपने स्पिरिचुअल विन को ओपन किया है, क्या वो उसके गॉडली फिजिक्स की वजह से? अगर ऐसी बात है तो मैं गॉड लेवल पे बहुत जल्द पहुंचने वाली हूँ। पर तभी ना समय दिखाया था कि सीन शिफ्ट होता है और वही दूसरी तरफ निंगथियांग के माथे के ऊपर वही थंडर ड्रैगन एक फुल ड्रैगन का फॉर्म लेता है। ये देखने के बाद एक डिसेबल कह रहा था कि अरे सभी देखो उसका स्पिरिचुअल से छोटा हो रहा है और वो गायब होता जा रहा है। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि वो थंडर ड्रैगन निंगथियांग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद जितने सारे लोग थे वो सब एक साथ कह रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, अगर उसके पास काफी ऑरा नहीं रहता है तो ये थंडर ड्रैगन उसके शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा और उसका शरीर एक्सप्लोड हो जाएगा और वो मर जाएगा। और तब हम एम्प्रेस लू को देखते हैं जो निंगथियांग की तरफ आगे बढ़ रही होती है और नीचे रहे सभी को कह रही होती है कि तुम सभी दूर से ही देखो, करीब बिल्कुल भी मत आना, मैं उसे प्रोटेक्ट करती हूँ। फिर उसके बाद एम्प्रेस लू निंगथियांग के शरीर के अंदर अपने ऑरा भेजने लगती है और वही दूसरी तरफ हम निंगथियांग को देखते हैं जो एम्प्रेस लू के ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसके बाद उसके आसपास जो थंडर ड्रैगन रहता है वो गायब हो जाता है। और थंडर ड्रैगन गायब हो गया है ये महसूस होते हुए निंगथियांग को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं था ये ट्रांसफॉर्म थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल फिल्म के अंदर एंटर करने के लिए इतना ज्यादा ऑरा की जरूरत है। तभी हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस लू को दिखाती है जो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। मनी मन में कह रही होती है कि वो असल में फोर्सफुली मेरे ऑरा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक से वो थोड़ा सीरियस हो जाती है, मनी मन में कह रही थी कि ओ तो तुम मेरे ऑरा को निचोड़ना चाहते हो, बहुत ही बड़ा सपना है। उसके बाद ही एम्प्रेस लू निंगथियांग को और भी ज्यादा ऑरा ट्रांसफर करने लगती है। मनी मन में कह रही होती है चलो मैं भी देखती हूँ तुम कितने ज्यादा मेरे ऑरा को एब्जॉर्ब कर सकते हो। और वही दूसरी तरफ हमें निंगथियांग को दिखाता है जिसके शरीर के अंदर वो थंडर ड्रैगन धीरे धीरे एंटर करने लगता है। और ये देखने के बाद एम्प्रेस लू मनी मन में कह रही होती है ये थंडर ट्रिब्यूलेशन स्पिरिचुअल वेन मूवमेंट सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और तभी समय दिखाया था कि निंगथियांग के पूरा शरीर गोल्डन कलर के ऑरा से ग्लो करने लगता है और वही ऑरा की वजह से निंगथियांग के सामने रहे एम्प्रेस लू को दिखाती है जिसके पूरा कपड़े फट गई होती है। और उसी समय तेजी के रफ्तार के साथ में निंगथियांग को दिखाता है जो एम्प्रेस लू के पास जाता है और एम्प्रेस लू को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लेता है। ये सिचुएशन को देखने के बाद में एम्प्रेस लू को दिखाती है जो शॉक रहती है, ब्लशिंग करते कह रही है कि तुम ये क्या कर रहे हो? निंगथियांग कह रहा होता है कि मेरे वाइफ तुम्हारी ये मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अचानक से वो अपने एक हंगरी उल्लू के जैसा फेस होते कह रहा होता है कि जल्दी से तुम तुम्हारे इस कपड़े को उतार दो और मुझे प्रोटेक्ट करो। और निंगथियांग की बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लू को दिखाती है जो ब्लशिंग करती है अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही थी कि क्या तुमने मेरे शरीर को काफी नहीं देखा है पहले? तो
तो मैं गुस्सा हो जाऊं उससे पहले यहाँ से दूर चले जाओ। फिर हम निंजा को देखते हैं जो दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया होता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि वो मुझे पोर्ट्रेट करेगी। देख के ऐसा लग रहा है कि सच में वो मुझे मारने देना नहीं चाहती है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हमें देखते हैं कि जितने सारे ट्रिब्यूलेशन वगैरह था वो सब कुछ खत्म हो गया होता है और आसमान साफ हो गया होता है और नीचे में सुप्रीम एल्डर एल्डर गुयन और सभी डिसाइडर को दिखा होता है जो ऊपर के नजर को देख रहा होता है। तभी एल्डर गुयन को देखते हैं जो सुप्रीम एल्डर को कह रहा होता है कि सुप्रीम एल्डर आप जब अपने पहले स्पिरिचुअल वेन को ओपन किए थे तो कितने सारे स्पिरिचुअल वेन को ओपन किए थे। सुप्रीम एल्डर कह रहा होता है कि मेरे यूथ पे हर कोई मुझे जीनियस कहता था और उस समय मैंने पहली बार 80 स्पिरिचुअल वेन ओपन किया था और ये बच्चा तो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी 40 या फिर 50 स्पिरिचुअल वेन ओपन कर लिया है। फिर उसके बाद हम एल्डर गुयन को देखते हैं जो निंगथेंग को कह रहा होता है कि बेट्रेज आपने कितने सारे स्पिरिचुअल वेन ओपन किया है। ये बातों को सुनकर निंगथेंग कह रहा होता है कि चलो मैं चेक करता हूँ। फिर उसके बाद हम निंगथेंग को देखते हैं जो अपने बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल वेन को चेक करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि मेरे बॉडी के अंदर अभी भी हाफ ओरा बचा हुआ है और सिर्फ ज्यादा नहीं 199 स्पिरिचुअल वेन ओपन हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद हमें सुप्रीम एल्डर को दिखा होता है वो टोटली शॉक हो गया होता है। शॉक के मारे पत्थर बन गया होता है। फिर वो हमें कब तक में कह रहा था कि क्या 199 और वही सुप्रीम एल्डर के साइड में रहे में एल्डर गुयन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि उसके साथ ही साथ तो ये थंडर ट्रिब्यूलेशन स्पिरिचुअल वेन है। सीन शिफ्ट होता है हमें डोंगजो किंगडम के इंपीरियल कोर्ट को दिखाता है। वही कभी निंगथेंग के ओरा को महसूस हो रहा होता है। तभी हम एक रूम के अंदर का सीन देखते हैं। वही एक बुड्ढे को दिखाता है जो डोंगजो किंगडम के एम्परर लिनवा है। उसके सामने उसका एक सबऑर्डिनेट रहता है। फिर वो कह रहा होता है मैं लॉर्ड को रिपोर्ट करता हूँ ये थंडर ट्रिब्यूलेशन का लोकेशन हेविली डिमोन सेट है। ये बातों को सुनने के बाद एम्परर लिनवा कह रहा होता है ये हेविली डिमोन सेट फिर से मेरे सोन उस हेविली डिमोन सेट से वापस लौटने के बाद वो अपने स्पीड खो चुका है। बहुत ज्यादा सफर किया है यहाँ तक कि मेडिसिन से भी कुछ नहीं हो रहा है। वो टोटली क्रिप्पल बन गया है। तो जितना जल्दी हो सके सभी रितेश एलाइंस से कांटेक्ट करो। बहुत जल्द हम हेविली डिमोन सेट को बर्बाद करना है। लिनवा का सबऑर्डिनेट कह रहा होता है कि पर लॉर्ड वहीं पे तो एम्प्रेस लू है। ये बातों को सुनने के बाद एम्परर लिनवा कह रहा होता है कि तो क्या हुआ हेविली डिमोन सेट हमारे डोंगजो किंगडम पे लोकेटेड है और अब तो वो सेट और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है और मुझे हमेशा चिंता होता है कि वो सभी मिलकर हमारे इंपीरियल फैमिली को रिप्लेस करने का कोशिश करेगा। तो अब हम उसे अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सीन शिफ्ट होता है हमें एक जगह का सीन दिखाता है। भाई हम रितेश सेट के तीनों बुड्ढे को दिखाता है। भाई हम एक बुड्ढे को देखते हैं जो कह रहा होता है ये इतना बड़ा थंडर ट्रिब्यूलेशन क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्रेस ने गॉड रिलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। हमें उसे बुड्ढे के सबऑर्डिनेट को दिखाता है जो कह रहा होता है कि गॉड रिलम नहीं ये नहीं हो सकता है। अगर वो गॉड रिलम पे ब्रेक थ्रू करता है तो हम जब हेविली डिमोन सेट पे अटैक करने जाएंगे उस समय तो हम सभी मारे जाएंगे। और ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा था कि एकदम सही कहा लो किंग गॉड कैसे बन सकता है। वो गॉड रिलम पे ब्रेक थ्रू कर ही नहीं सकता है क्योंकि 100 साल पहले गॉड थ्रोन के लिए जो बैटल था क्या तुम सभी भूल गए। उस बैटल पे कितने सारे इमोर्टल एम्परर के पावर हाउस उस गॉड बनने के रास्ते पे एग्जॉस्टेड हो गए पर अंत में उस सभी को कुछ नहीं मिला पर मारे गए। तभी हम उस बुड्ढे के सबऑर्डिनेट को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इस बार जो ये थंडर ट्रिब्यूलेशन है बहुत ही ज्यादा लाउड है तो हो सकता है कि जितने सारे डोमेन है उस सभी को अलार्म कर दिया है। वहीं पे एक दूसरा सबऑर्डिनेट कह रहा होता है वैसे इसका सोर्स क्या है। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है ये मैटर नहीं करता पर ये फिनोमिना लो किंग से मैटर जरूर करता है और अब तो हमारे ऊपर एम्प्रेस का थ्रेटन और भी ज्यादा बड़ा हो गया है तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हेविली डिमोन सेट को बर्बाद करना ही है। सीन शिफ्ट होता है हमें हेविली डिमोन सेट को दिखाता है। भाई हम निंगथियांग और एम्प्रेस लोगो देखते हैं जो नीचे उतार आती है और वही निंगथियांग के सामने रहे हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाता है। निंगथियांग के अभी अभी ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो टोटली शॉक में रहता है। शरीर से पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि हमारे सेट के अंदर इस तरह के टेरिफाइंग टैलेंटेड पर्सन है। ये बच्चा जरूर फ्यूचर में एक शार्प वेपन बनेगा। यह था कि वो गॉड रिलम पे भी पहुंच सकता है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगथियांग और एम्प्रेस लो को दिखा आती है। अचानक से हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगथियांग के बहुत ज्यादा करीब आ गई होती है। उसके बाद ही वो निंगथियांग के कपड़े को फाड़ देती है। फिर वो निंगथियांग की छाती को गौर से देखने लगती है। ये देखने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है कि हनी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल और एल्डर हम सभी को देख रहे हैं और हमें अचानक से एम्प्रेस लो को दिखा आती है जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि हाँ मैं श्योर हूँ। उसके बाद ही वो निंगथियांग की छाती के ऊपर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करती है और वही एम्प्रेस लो के स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने के वजह से दिखाया था कि निंगथियांग को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर वो अचानक से जमीन पे बैठ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मेरे वाइफ तुमने ये क्या किया। वही पे एम्प्रेस लो कह रही होती है तुम्हारे बॉडी के अंदर एक हिडन डैमेज था वो एक थंडर ट्रिब्यूलेशन रह गया था तो मैंने उसे राइट कर दिया है। एम्प्रेस लो की बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है कि ओ अच्छा मैं समझ गया पर वैसे वाइफ मेरे लिए चिंता करती है ना इसलिए मुझे हेल किया है। आज मैं बहुत ज्यादा टच हूँ मुझे फील हो रहा है। और तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जब हमने स्पिरिचुअल पावर की वजह से निंगथियांग को दूर फेंक दिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बातें करते हो। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें एल्डर गुयन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि एम्प्रेस क्या पेट्रिया सही है। वही पे एम्प्रेस कह रही होती है कि मैंने सिर्फ मेरे 10% स्ट्रेंथ यूज किया है वो नहीं मरेगा। फिर एम्प्रेस वहां से जाते हुए सभी को कह रही होती है कि आज यहाँ पे जो कुछ भी इवेंट हुआ है इसको लेकर कोई भी बातें नहीं करेगा कोई भी परमिशन नहीं है। और आज के
इवेंट को लेके कोई भी र्यूमर फैलाता है उसे मर्सिलेसली मार दिया जाएगा। क्या तुम सभी समझे? हमें सभी डिसाइबल और एल्डर को दिखा है जो सब एक साथ कह रहा था कि हम सब समझ गए एम्प्रेस। सीन शिफ्ट होता है, हमें निंगथैंग को दिखा है। एम्प्रेस लोग वही किक की वजह से वो कहीं पे गिरने लगता है, फिर वो अचानक से एक हॉट स्प्रिंग पे गिर जाता है। पर उस हॉट स्प्रिंग पे उसके आसपास बहुत सारे लड़कियां रहती है जो नहा रही होती है। पर निंगथैंग को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। और वही दूसरी तरफ हम निंगथैंग को देखते हैं, खुद ही उसे कह रहा होता है कि लो क्यों क्यों, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, तुम मुझे इस तरह से थ्रो कैसे कर सकते हो। पर तभी हम देखते हैं कि निंगथैंग के पीछे से एक लड़की कह रही होती है कि पेट्रियाच। वहीं पे हमें एक दूसरी लड़की को दिखा आती है जो ब्लशिंग करती है, कह रही होती है कि पेट्रियाच आप हॉट स्प्रिंग पे क्यों आए हैं। ये बातों को सुनने के बाद निंगथैंग को दिखाता है, वो भी थोड़ा शौक में रहता है। मनी मन में क्या होता है, खत्म, मेरा जो रेपुटेशन था और मेरे पेट्रियाच बने का जो प्योर इमेज था वो सब कुछ बर्बाद हो गया आज। फिर उसके बाद हम निंगथैंग को देखते हैं जो पैनिक होते हुए कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये एक्सीडेंट है, मैं तुम सभी को एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनो, मैं उस तरह के इंसान नहीं हूँ। पर हमें वहीं पे निंगथैंग के साइड पे रहे एक लड़की को दिखा आती है जो कह रही होती है तो इसका मतलब पेट्रियाच छुपके से हम सभी को नहाते हुए देख रहा था। अगर ऐसी बात है और अगर पेट्रियाच हम सभी को देखना चाहता है तो छुपके से देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी मिलकर आपको धीरे धीरे सब कुछ दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि भाई जितने सारे फीमेल डिसाइबल थे वो सभी निंगथैंग की तरफ आगे बढ़ रही होती है, निंगथैंग के करीब जाने के लिए। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि पेट्रियाच चलिए मैं आपके पीठ पे रब कर देती हूँ। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि पेट्रियाच चलिए मैं आपके मसल पे मसाज दे देती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद निंगथैंग थोड़ा बहुत ज्यादा शौक रहता है, फिर वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं इसे कोई जरूरत नहीं है, फिर वो वहां से जाने लगता है। और वही दूसरी तरफ सभी फीमेल डिसाइबल को दिखा आती है जो निंगथैंग को जाते हुए देख रही होती है। सभी फीमेल डिसाइबल रो रही होती है। वही पे एक लड़की कह रही होती है कि पेट्रियाच आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। वही पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि हाँ पेट्रियाच अगर हमारे साथ एक साथ ना आते तो ये बहुत ही अच्छा होता। और वही दूसरी तरफ हम निंगथैंग को दिखाता है जो तेजी के रफ्तार के साथ वहां से जाने लगता है। जाते हुए खुद ही कह रहा था कि डैम इट लोग, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरा कैरेक्टर एक परवर्टेड कैरेक्टर बन गया है और उसके साथ ही साथ मेरे ये गॉडली फिजिक्स की वजह से मैं अगर वहीं पे कुछ देर और रुका रहता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर निंगथैंग मन में कह रहा होता है कि किस्मत से मैंने मेरी वाइफ को चीट नहीं किया है तो पता नहीं मेरे लाइफ फ्यूचर में क्या होता। और तभी हम देखते हैं कि निंगथैंग के सामने एम्प्रेस लो आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि क्या तुमने नहा लिया है। और एम्प्रेस लो को यहाँ पे देखने के बाद निंगथैंग थोड़ा शॉक होती है, कह रहे थे कि ओ वाइफ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगथैंग की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए वो आगे चली जाती है, जाते हुए कह रही होती है कि मुझे फॉलो करो। और अभी निंगथैंग कहते हैं कि कहाँ पे जाना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक गुफा का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि एम्प्रेस लो और निंगथैंग आ गया होता है। वहीं पे निंगथैंग कह रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं था कि सेट के पास कुछ इस तरह का भी जगह है। और निंगथैंग की बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है कि ये जगह सेट के फॉरबिडन रीजन हेविली डिमोनिक केव है और इसी केव के अंदर हेविली डिमोन सेट के जितने सारे प्रीवियस लीडर है उस सभी का स्पिरिचुअल टैबलेट रखा गया है। ये बातों को सुनने के बाद निंगथैंग कह रहा था कि ओ अच्छा। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये औरत मुझे अचानक से ये सब कुछ क्यों कह रही है। और वही दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो सामने देखते हुए मन में कह रही होती है कि जब तक मुझे गॉड बनने के जो मैनुअल है वो मिल जाती है तो मैं गॉड लंबे बहुत जल्द ब्रेक थ्रू कर लूंगी। फिर उसके बाद ही हमारे सेट को कोई भी थ्रेट नहीं दे सकता। तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगथैंग की तरफ मुड़ती है। फिर वो कह रही होती है निंगथैंग मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। ये बातों को सुनने के बाद निंगथैंग कह रहा था कि हाँ बताओ क्या है। भाई हम एम्प्रेस लो को देखते हैं, सामने एक स्टैचू रहता है, उस स्टैचू की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस स्टैचू के ऊपर अपने ब्लड एसेंस फेंको। और एम्प्रेस की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगथैंग को दिखाता है जो थोड़ा अनईजी फील करने लगता है। मन में कह रहा होता है कि ये ब्लड एसेंस तो कल्टीवेशन के प्योरेस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और मैंने ये भी सुना है कि एबिल टेक्निक की वजह से लोगों को कंट्रोल करने के लिए ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ता है। वही दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगथैंग को हिचकता हुआ देखने के बाद वो कह रही होती है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी और अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोचती तो मैं तुम्हें पहले चोट पहुंचा देती, तुम इतने लंबे समय सर्वाइव नहीं कर पाते। और भाई एम्प्रेस लो की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें निंगथैंग को दिखाता है जिसका सर से पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा होता है कि उसने अभी भी जो कुछ भी कहा ये सब कुछ सच है और वो एक स्ट्रॉन्ग इमोर्टल इम्पेरियलम के कल्टिवेटर है। वो अगर मुझे मरना चाहता है मेरे पास सिस्टम है फिर भी मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगा। और मुझे पहले से ही अनयूजुअल लग रहा था कि एक एम्प्रेस एक सर्वेंट से कैसे शादी कर सकती है और अब वो मुझे कुछ करने के लिए पूछ रही है तो जरूर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो ये सब कुछ पूरे सेट के भलाई के लिए कर रही है। और वैसे भी हम दोनों के बीच में पावर का बहुत ही बड़ा अंतर है, मैं चाहकर भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। फिर निंगथैंग कह रहा होता है एम्प्रेस लोगों को अच्छा ठीक है मैं ये करता हूँ। फिर हम देखते कि निंगथैंग ने अपने पास से ब्लड एसेंस को निकाल लिया होता है, फिर वो अपने ब्लड एसेंस को उस स्टैचू की तरफ फेंक देता है और वही दूसरी तरफ हमें क्या आता है कि निंगथैंग का ब्लड एसेंस उस स्टैचू के माथे के ऊपर घुस जाता है जिसके कारण दिखा जाता है कि वो स्टैचू का जो आग होता है वो ग्लो करने लगता है। उसके बाद ही हमें दिखा जाता है कि उस स्टैचू के अंदर से एक इंसान बाहर निकालता है, वो जोर जोर से हंस रहा होता है, हंसते हुए कह रहा होता है कि मेरे हेविली डिमोन सेट मैं फाइनली जाग चुका हूँ। और वही सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें एम्प्रेस लो और निंगथैंग को दिखा आता है, वो दोनों ही शौक रहता है। तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अनईजी फील करने लगती है। फिर वो इस इंसान को कह रही होती है कि क्या आप सेट फाउंडर हैं। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए।